नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। लास्ट क्लास में हमने बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जो कि वर्ब्स के नॉन फाइनाइट्स का चैप्टर था। उस चैप्टर के अंदर हमने तीन चीजें सीखी थी। वो तीन चीजें जो थी, अमर अकबर एंथोनी नहीं थी, वो तीन चीजें थी ये इन्फिनेटिव्स, जेरेंड और पार्टिसिपल्स। तो ये जो त्रिदेव थे हमारे, इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स और पार्टिसिपल, इनमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक बताने और समझाने की कोशिश की थी कि इन्फिनेटिव्स बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम कहते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है, जो बेसिक फॉर्म है, उसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब वो चार भागों में बांट दी गई। कभी कभी तो फर्स्ट फॉर्म है, कभी कभी फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू है, कभी कभी टू के साथ है। तो टू के साथ है तो उसका नाम टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म है लेकिन टू नहीं है उसके पहले। कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव का मतलब हो जाता है कि जो बी है, ये जो बी है, जो बेस फॉर्म होती है, बी की अपनी वैल्यू भी V1 है और उसके साथ आईएनजी आ जाता है। फिर परफेक्ट इन्फिनेटिव ये होता है, कभी कभार इसके पहले टू आता है, कभी कभार नहीं। तो हैव देखा जाए तो हैव भी क्या है, वर्ब की अपनी जगह पे फर्स्ट फॉर्म है। ये ही चार सबसे पहले हमने सीखने। इन्फिनेटिव्स क्या है, इन्फिनेटिव्स के टाइप्स क्या है और क्वेश्चंस क्या क्या इससे आते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं सबसे पहले। इन्फिनेटिव्स की जब हम बात करते हैं तो क्या है इन्फिनेटिव? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कभी अपने पहले टू लेती है तो कभी नहीं लेती है। कभी इसके पहले टू आता है तो कभी इसके पहले टू नहीं आता है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, समटाइम्स इट इज यूज्ड with 2 which comes just before the V1. Sometimes it is used without 2. So when we use V1 or the first form of a verb without 2, we call it bare infinitive, और we can also call it infinitive without 2. हम उसको दो नामों से बुला सकते हैं, या तो टू इन्फिनेटिव अगर 2 प्लस V1 है, तो जो बिना 2 के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको या तो BARE बेयर इन्फिनेटिव, या फिर आप उसे बुला सकते हैं इन्फिनेटिव विद आउट 2। तो उसके पहले 2 नहीं है, 2 वाले को 2 प्लस V1 और विदाउट 2 वाले को बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट 2। ये दो नामों से आप जानते हैं। तो बेसिकली इन्फिनेटिव्स जो चारों हैं उनमें है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी 2 ले लेती है, कभी 2 नहीं लेती अपने पहले, उनको ही आप इन्फिनेटिव्स बुलाते हो। अब इन्फिनेटिव्स के टाइप्स क्या हैं? अगर बात करें इन्फिनेटिव्स के टाइप्स, तो इन्फिनेटिव्स आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। इन्फिनेटिव्स चार अलग अलग तरह के हैं और चारों से ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हालांकि कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव से उतनी क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट जब आप तीनों को करोगे तो उस चौथे को भी साथ में कर लेने में बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? कि वो बाकियों का कॉन्सेप्ट आपको इजीली कर देगा, समझने के लिए इजी बना देगा थोड़ा। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई नंबर 1 इन्फिनेटिव क्या है। तो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं और उसके पहले टू होता है, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म जब आती है, जैसे कि टू गो, टू सिट, टू सेल, टू ड्राइव, ये सारी ही फर्स्ट फॉर्म्स हैं। अब फर्स्ट फॉर्म अपने पहले जब जब टू लेती है तो उसको हम नाम देते हैं कि भाई ये टू इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का अपना मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतने का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सभी, लेकिन जब ये टू ले लेती हैं तो इस इन्फिनेटिव के नाम में जुड़ जाता है टू, या टू इन्फिनेटिव हो गया, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये आ जाता है हमारा टू इन्फिनेटिव। फिर जब हम बात करते हैं नंबर 2 की, तो उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव को मैंने आपको अभी अभी बताया
Bare infinitives also known as infinitive without टू। इन्फिनेटिव बिना टू के हो, ये भी इसी का नाम है, दोनों सेम ही है। बेयर इन्फिनेटिव कहो चाहे इन्फिनेटिव विदाउट टू कहें हम उसे। अब इसका जो रोल है वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी सेंटेंस में आएगी बट उसके पहले टू नहीं होगा। गो हो गया, राइट हो गया, सिट हो गया, या फिर आपका ड्राइव हो गया, या कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, रीड हो गया, कोई भी फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव विदाउट टू या बेयर इन्फिनेटिव। ये टू इन्फिनेटिव जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आता है तो टू इन्फिनेटिव, नहीं आता तो उसका नाम बेयर इन्फिनेटिव। तो बेसिकली इन्फिनेटिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक नाम है जो कि इन्फिनेटिव है। अब थर्ड वाला जो है उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, जब आप कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बेसिकली वर्ब की बेस फॉर्म बी, और बी के बाद कोई भी वर्ब आ जाती है और वो भी आती है आईएनजी में। तो जब बी के साथ किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट के साथ आप लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म हो और उसी में आपने लगा दिया आईएनजी। जैसे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को अगर थोड़ा सा याद करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आई शैल बी वेटिंग टुमारो, कल मैं इंतजार कर रहा हूंगा। आई शैल बी वेटिंग टुमारो। नाउ यू कैन यूज आई मे बी, आई मस्ट बी, ये भी हो सकते हैं, आई माइट बी। सबकी सेंस में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा बट द पॉइंट इज कि ये जो है बी और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में आएंजी, ये है बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट उसमें आईएनजी, इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे मस्ट बी टेकिंग गुड केयर ऑफ यू, गुड केयर ऑफ यू, दे मस्ट बी टेकिंग गुड केयर ऑफ यू। इसमें भी आप देखोगे बी के बाद फर्स्ट फॉर्म टेक, उसमें आईएनजी आएगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये जो है बी टेकिंग वाला हिस्सा कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव है। अब उसके बाद है नंबर 4 पे लास्ट वन, परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव किसे कहेंगे, परफेक्ट इन्फिनेटिव मीन्स हैव आता है, इसके पहले टू भी आता है, कंपल्सरी है, उसके बाद प्लस V3 आ जाता है। ये टू प्लस हैव प्लस V3 का जो हिस्सा है इसी को आप बुलाते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। अब परफेक्ट इन्फिनिटिव कैसे काम करता है, ये यूज किया जाता है बेसिकली एक से ज्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। कैसे, मान लीजिए सेंटेंस है दे फॉरगॉट, दे हैड नॉट पेड यू। इन दोनों का सेंस हम निकाल लेते हैं, दे फॉरगॉट समथिंग, भूल गए वो कुछ, एंड दे हैड नॉट पेड, तो उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए थे, ये भूल गए, तो वो भूले इन द पास्ट, दे फॉरगॉट इन द पास्ट, दे हैड नॉट पेड यू इन द पास्ट, बोथ द एक्शंस बिलोंग टू पास्ट, पास्ट टाइम से हैं दोनों। मतलब आपको पैसे ना देने का या जो भी आपको देना था, पे करना जो भी था मीडियम, आपको पेमेंट नहीं दी उन्होंने और ऐसा वो भूल गए, मतलब पेमेंट नहीं दी यानी कि देना भूल गए। तो इसका मतलब ये दोनों एक्शन हुए पास्ट में। आप इसकी हिंदी लगा निकालेंगे या मीनिंग निकालेंगे तो दैट विल बी वे आपको पैसा देना या पे करना भूल गए थे। तो ऐसे सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को, डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए ये यूज में आता है। इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो, जब आप हेल्प लोगे परफेक्ट इंफिनिटिव से तो आप इसे ऐसे लिखोगे, इसी वाले सेंटेंस को देखिएगा, दे फॉरगॉट टू हैव पेड यू, दे फॉरगॉट टू हैव पेड यू। अब हमने क्या कर दिया, हमने
यहां ये वाला हिस्सा हटा दिया, दे सब्जेक्ट था जो कि रिपीट हो रहा था उसे भी हटा दिया, अपने पास से लिख दिया टू प्लस है जो कि फिक्स है। सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा था उसकी थर्ड फॉर्म हमने लगा दी जो कि पेड थी। तो टू और हैव तो यहाँ हमारे पास फिक्स है, फिर सेंटेंस में वैल्यू ढूंढेंगे V3, V3 क्या थी, पेड, तो हमने लिख दी। इस टाइप से परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज होता है। तो हमारे पास जो इंफिनिटिव्स हैं, सबसे पहला इंफिनिटिव हमारे पास आ गया आपका टू इन्फिनेटिव, जिसका मतलब है टू प्लस किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर सेकंड इन्फिनेटिव है बेयर इन्फिनेटिव, जिसका मतलब होता है इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके पहले टू नहीं लगता, उसको इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कह रहे हैं हम। फिर आया कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव। कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव वो है जिसमें बी है, फिक्स है वो, और किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो कॉन्टिन्यूटी को बताए। और फिर हमारे पास परफेक्ट इन्फिनेटिव आ गया जिसमें टू है और फिक्स है और किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव से जो क्वेश्चनिंग होती है एक बार उस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो इन्फिनेटिव्स इन्फिनेटिव्स अब इन्फिनेटिव्स हैं दो टाइप के। उन दोनों टाइप में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा यहां पर करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। देखिए, इन्फिनेटिव विदाउट टू, या इसी को आप कह सकते हो बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव ये वही है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के। तो इसका यूज कहां कहां होता है, ये कहां कहां लगी, मतलब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आएगी कब उसके पहले टू आना है और कब उसके पहले टू नहीं आना है। इधर हम सीखेंगे टू इन्फिनेटिव। अब टू इन्फिनेटिव क्या है, टू इन्फिनेटिव बेसिकली क्या है, टू प्लस किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां हम सीखेंगे कि सेंटेंस में कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने पहले टू लेगी और कब अपने पहले टू नहीं लेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका नाम ग्रामेटिकली इन्फिनेटिव है, वो इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब अपने पहले टू ले रही है कब नहीं ले रही, यही है। तो जब नहीं ले रही है तो उसकी कंडीशंस हम देखेंगे, जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, बिना टू वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहली बात आती है यहां पर, आफ्टर मोडाल ऑक्सिलरीज। आफ्टर मोडाल ऑक्सिलरीज इसका मतलब जान लेते हैं। मोडाल्स जो ऑक्सिलरीज हैं, मोडाल्स जो हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, नीड, डेयर, जो मोडाल्स हैं मस्ट, शुड, उनके बाद V1 आता है। आफ्टर मोडाल्स ऑक्सिलरीज वी यूज V1 और इसको क्या कहेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। मोडाल्स के बाद हम यूज करते हैं V1, यानी टू प्लस V1 यूज नहीं करते। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें बता रहा है आई कैन गो देयर। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, कैन की वैल्यू है कि कैन एक मोडाल है। तो मोडाल जब भी होगा उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो आया, वो भी बिना टू के। अगर इसको ऐसे समझ लिया जाए कि एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे दे मस्ट डू इट, और अगर दे शुड डू इट, दे could do it, they can do it, they may do it, they might do it, they will do it, they should do it। तो सारे ही मोडाल्स आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मोडाल सेंस के अकॉर्डिंग, थोड़ी थोड़ी सेंस चेंज होगी, बट मुद्दा ये है, कहने का जो मतलब है वो ये है कि किसी भी मोडाल के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो अपने पहले टू नहीं लेती। अब यहाँ एक एक्सेप्शन बताया जाता है, वो एक्सेप्शन को भी आज देखते हैं। हालांकि वो एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन उसको ऐसे ही प्रमोट किया जाता है कि एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन माना जाता है कि भाई यूज्ड टू और ought to ऐसे मोडाल्स हैं जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आती है, जबकि ये गलत बात है। क्यों गलत है,
सोच के देखते हैं, हमारे पास एक शब्द है यूज्ड। क्या ये मोडाल है? नहीं, ये तो वर्ब है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगी, जैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। ये मोडाल कब बनता है? जैसे मैं इसके बाद टू लिखता हूं, तो इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद ये बन गया है। इतना लिखने के बाद ये क्या बना है? मोडाल। अब ये मोडाल है, और मैं कहता हूं यूज्ड टू एक ऐसा मोडाल है जिसके बाद फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आएगी। तो इसका मतलब यूज टू मोडाल हो गया, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म और टू वो लेगी मेरे हिसाब से, जो कि हम पढ़ रहे हैं गलत। तो यहां तो गड़बड़ हो गई, ये टू थोड़ी आएगा, टू तो ऑलरेडी उसने पर्सनली अपना लेके घूम रहा है। ऐसा ही यूज्ड टू के साथ भी है, यूज्ड मोडाल नहीं, सॉरी ऑट टू के साथ भी है, ऑट टू मोडाल नहीं है। ऑट टू अब मोडाल है। क्या ऑट टू मोडाल नहीं है? है। लेकिन क्या सिर्फ ऑट मोडाल है? नहीं है। तो ये मोडाल कब बनता है? जब आप टू दे तो ये कहना तो सरासर गलत हो गया कि ऑट टू एक ऐसा मोडाल है जो अपने बाद टू प्लस वी1 लेता है, बिना टू के नहीं आता। भाई वो तो ऑलरेडी पर्सनली अपना टू ले घूम रहा, उसका नाम मोडाल ही कब होगा? जब टू लिखा जाएगा। सिर्फ ऑट टू को आप अगर लिखोगे, सिर्फ ऑट को लिखोगे, वो मोडाल है ही नहीं, वो कुछ नहीं है, वो गलत है, वो यूजेबल ही नहीं है। तो यहां पर मैं बताना और समझाना चाह रहा हूं कि भाई इसने तो अपना पर्सनली लिया है टू अपने साथ, तभी ये मॉडल बना। तो यूज्ड टू और ऑट टू भी ऐसे ही मॉडल से, जैसे कि सब है, बाद में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म कोई नहीं लेता, वो उन्होंने अपना पर्सनल टू रखा, उसके बाद टू प्लस वी1 नहीं आ रहा, उसके बाद यूज्ड टू और ऑट टू के बाद सिर्फ वी1 आ रहा है। तो जितने भी मॉडल्स हैं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जितने भी मॉडल्स हैं सभी के बाद V1 आएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा फर्स्ट ट्रिक हो गया कि हम कैसे याद रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू कब लेगी अपने पहले और टू कब कब नहीं लेगी। तो फर्स्ट ट्रिक हो गई, मोडाल्स अगर दिखे बिंदास होके बिना टेंशन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और उसमें टू को ना जोड़े। तो बहुत सिंपल सी बात है, मोडाल है, हाँ जी है, V1 लगाओ फर्स्ट फॉर्म। और एक और भी बात है यहां पर समझने वाली, जो भी मोडाल होगा, जो ट्रिक है, ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल हो। तो जब भी मोडाल आपके बाद हो, तो मोडाल के तुरंत बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही V1 आएगी। अब हमेशा ही V1 से मेरा मतलब ना तो V2 आएगी, ना V3 आएगी, ना फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा, ना ही फर्स्ट फॉर्म में S और ES आएगा। V1 के अलावा कुछ आना ही नहीं। अगर आप लिख दोगे V2 गलत हो जाएगा, V3 डायरेक्टली लिख दोगे तो भी गलत। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं कि भाई अगर सेंटेंस आपके पास हो जैसे कि शी कुड वेंट टू स्कूल। अब यहां पर हम सोचते हैं ये तो पास्ट की बात हो रही है इसीलिए वो आपकी सेकंड फॉर्म। भाई नहीं, पास्ट तो ऑलरेडी कुड ने बता दिया। अब अगर मैं कहूं शी कैन गो टू स्कूल, अब हमारा दिमाग हो सकता है कि मानने के कैन तो प्रेजेंट है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ रहा, कुड तो पास्ट इसलिए V2 सेकंड फॉर्म। नहीं, मोडाल चाहे पास्ट का हो, मोडाल चाहे प्रेजेंट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मोडाल किस टाइम का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मोडाल है, चाहे वो पास्ट टाइम मोडाल है टेलिंग है या प्रेजेंट मोडाल है, प्रेजेंट टाइम टेलिंग मोडाल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो भी मोडाल होगा अपने बाद V1 लेगा, V1 नहीं है तो वो गलत है। फिर ना V2 ना V3 ना VING ना फर्स्ट फॉर्म में S और ES बन के है, कुछ नहीं, सिवाय V1 के कुछ नहीं आ सकता। तो ये बेहतर तरीका है, एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। क्या है? मोडाल के बाद V1 आएगा बिना टू के, खत्म। मोडाल के बाद V2 लिखे तो सर गलत है, मोडाल के बाद V3 लिखे तो भाई अभी बताया है। फिर भी कुछ लोग हैं जो जिनको समझ आता है कि हम तो सर देखो दो चार एग्जाम देंगे और थोड़ा सा फेल होएंगे, हम अनुभव चाहते हैं, हमें सिलेक्शन से मतलब नहीं, हम दो चार बार हम चाहते हैं कि लोग हमें थोड़ा मोटिवेट करें, घर वाले थोड़ा मोटिवेट, कैसे मोटिवेट करें, थोड़ा सुनाए हमें ना, थोड़ी डाइट दे हमें, डोज दे। अरे बेटा तेरे कितने नंबर आए हैं 200 में से? जी 200 में से ना मेरे जो है नंबर 100 आ गए। अरे वाह, बहुत बड़ा तीर मार दिया बेटा तूने तो। पड़ोसी जो है उनका बेटा जो है वो तो कोचिंग भी नहीं लेता था, 120 तो उसने स्कोर कर दिया, तू तो कोचिंग भी लेता है। तो फिर आपको पता लगेगा अच्छा मैं मोटिवेट हो गया हूं, अब मुझे याद होएगी ट्रिक। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि भाई मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना सेकंड ना थर्ड ना ING ना SS। तो भाई उतना प्रोसेस क्यों करना है? जब आप डायरेक्टली समझ ही सकते हो तो क्यों खाली पीली टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो?
सिंपल सी बात है कि अगर मोडाल्स हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा और दुनिया की कोई ताकत नहीं आती। मोडाल्स के तुरंत बाद जो वर्ब आ रही है वो बेस फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म बिना टू के होगी। अब आगे बात करते हैं हम ट्रिक नंबर 2 की। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है? ट्रिक नंबर 2 क्या है? ये क्या कहते हैं कि भाई कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो आपके सेंसेशन से रिलेट है, सेंसेस से रिलेटेड है, उनको वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कहते हैं, या फिर ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। ज्ञानेंद्रिय क्या है सर? ज्ञानेंद्र, अरे भाई नॉलेज कैसे परसीव करते हैं हम? अगर कोई चीज लाल है, कोई चीज रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है, तो जाहिर सी बात है जितने भी बुद्धिजीवी अभी वीडियो देख रहे हैं सबको पता है कि कोई चीज कलर में कैसी है, व्हाइट है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है। वो तो आप कैसे पता लगाएंगे? सूंघ कर पता लगाएंगे ना, नाक के पास लेके आएंगे और सूंघ के बताएंगे हाँ ये रेड है। या फिर कहीं अगर आपको बोला जाए बताओ ये व्हाइट है या ग्रीन, तो आप आंखें बंद करके छू करके पता लगाओ, ये देखो थोड़ा व्हाइट लग रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब ज्ञानेंद्रियां हैं तो ज्ञान तो अंदर ही आएगा। कैसे आएगा? जब सही ज्ञानेंद्रिय यूज करोगे। अब अगर कोई पूछे आपसे कि भाई ये पतीला है, बहुत गर्म तो नहीं है, जरा देख लो, तो क्या जीभ से चाट के देखोगे? हाँ, जीभ से मुझे सेंसेशन होता है, और जीभ जब करंट लगेगा तो कहोगे यस आई लाइक इट। ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब क्या है? जब आप यूज करते हो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम छू के गरम ठंडा पता लगाते तो स्किन, ये टच हो गया। जैसे हम चख के जीभ पे रख के पता लगाते चटपटा है, स्पाइसी है, सैवर है, कैसा है, स्वीट है, कैसा है। और हम देख के पता लगाते कि देखने में अच्छा है, देखने में रेड है, देखने में ब्लू है, कलर क्या है, सुंदर है, भद्दा है, ये हम देख के पता लगाते हैं। और हम सूंघ के पता लगाते हैं कि खुशबू है या बदबू है, कौन चीज है, कौन सी चीज हो सकती है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, सूंघ के पता लगाते हैं। तो ऐसे ही 5 आपकी सेंस हैं, और उन्हीं के 5 सेंस ऑर्गन्स भी हैं। किसी किसी महानुभाव में 6 सेंस भी होती है, तो वो अलग हैं, वो दूसरे गोले से हो सकता आए हों। 6 सेंस परमानेंट नहीं होती, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में ही आपको ऐसा लगता है कि हाँ एक गट फीलिंग आती कि ये होगा, वो होता भी है, तो परमानेंट नहीं होती। हमारे यहाँ कोई म्यूटेंट नहीं है। 5 ही ऑर्गन्स की सेंसेस की हम बात करते हैं। तो हम इनमें रखते हैं कुछ एक सिलेक्टेड सी वर्ब को, जैसे टच। कौन सी ऑर्गन सेंस से कौन सी रिलेट करिए वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि सी, या स्मेल, या फिर हियर, या फिर फील, इस तरह की वर्ब। और क्या हो सकता है देखिएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गई 5। टच से आप छू कर पता लगाते हैं, ज्ञान लेते हैं, नॉलेज कैसा ठंडा गर्म। सी, देख करके आप पता लगाते हैं। स्मेल, सूंघ करके पता लगाते हैं, सुन करके पता लगाते हैं, और फील करके पता लगाते हैं। अब क्या बच गया इसमें? इसमें बच गया है टेस्ट। क्यों? क्योंकि आपका जो फील और टच है वो तो लगभग एक ही हो जाता है, फील और टच एक ही हो जाता है। देख करके, टच करके या फील करके, स्मेल सूंघ करके, सुन करके, या स्वाद लेकर के, चख करके, ऐसे आप पता लगा। जब ये वाली वर्ब्स, इनको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जब सेंसेशन वाली वर्ब्स को आप यूज करोगे, तो सेंसेशन वाली वर्ब जब सेंटेंस में आएगी, तब आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म आनी है। एग्जामिनर ऑप्शन देगा, बट वो बिना टू के आनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ देम, अब ये क्या है? सी की सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, आई सॉ देम गो। आपके दिमाग में गोइंग आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर आईएनजी नहीं है तब की बात यहां पर आ जाती है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, दे हैव हर्ड यू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, शी कैन टच, शी कैन फील कर सकते हैं, बेटर रहेगा, इसको भी लेंगे। फिर शी कैन फील इट वर्क। नेक्स्ट, शी या ही smells the aroma
spread। अब ये आप एक बार समझ लें तो बहुत चीजें ट्रिकी हो जाएंगी। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि भाई वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के बाद, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन बताने वाली ये वाली जो वर्ब्स हैं इनमें से कोई आ जाए सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, किसी भी फॉर्म में। ये वाली वर्ब सेंटेंस में अपनी किसी भी फॉर्म में आए, ये वाली वर्ब अपनी किसी भी फॉर्म में आए, अगर इनमें से इनकी कोई भी फॉर्म आती है, उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई फर्स्ट फॉर्म आए, देखो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन सेंटेंस में आई, इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और वर्ब आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म होगी। यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म भी होगी, अगर ऐसे कह ले, तो उसके पहले टू लिखा नहीं जाएगा। तो एक फॉर्मूला बन रहा है वर्ब्स ऑफ सेंसेशन प्लस V1 विदाउट टू, V1 आएगी बिना टू के। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ, इनमें से जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है ये आ गई। इसके बाद कहता है एक और वर्ब आई, उसके पहले टू नहीं आना चाहिए था, नहीं आया, तो इसमें सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं। ये गलत कैसे होगा? आई सॉ देम टू गो, अगर टू होता तो गलत हो जाता। दे हैव हर्ड यू, अब हर्ड कैसी वर्ब है? वर्ब है ये अपनी थर्ड फॉर्म, लेकिन वर्ब इन्हीं में से सेंसेशन, सेंसेशन वाली वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब ऑफ सेंसेशन इनमें से हो गई जी। उसके बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन वो टू नहीं लेगी, तो ये वर्ब ऑफ सेंसेशन हर्ड हो गई। इसके बाद ये वाली वर्ब सिंग, सैंग, संग, और इसने टू अगर ले लेती तो गलत हो जाता, अभी कोई गड़बड़ नहीं है। शी कैन फील इट वर्क, अगर मैं यहां लिख दूं शी कैन फील इट टू वर्क, तो ध्यान देना फील कैसी वर्ब है? वर्ब ऑफ सेंसेशन। फील है वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि वर्क आया, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके पहले टू नहीं आएगा, तो ये रहा टू, तो टू को यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे, तब जाकर सेंटेंस करेक्ट होगा। फिर है तो ही स्मेल्स द अरोमा स्प्रेड, उसने स्मेल करती है या स्मेल कर रही है, सूंघ रही है, क्या? ये तो हो गई आपकी वर्ब ऑफ सेंसेशन। इनमें से इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई है जी, क्या आई है? ये रही, उसके पहले टू नहीं आया तो सेंटेंस ठीक है। तो ये दूसरी ट्रिक है। पहली ट्रिक थी मोडाल्स के बाद भी वर्ब की हम कर क्या रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब टू लेगी अपने पहले, कब टू नहीं लेगी, कब कब किस किस सिचुएशन में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कब कब बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ध्यान दिया हमने। ट्रिक नंबर टू हमारी थी कि वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के बाद भी वर्ब जो आएगी फर्स्ट फॉर्म बिना टू के आएगी, टू के साथ नहीं आएगी। इससे पहले हमने सीखा कि मोडाल्स के बाद जो वर्ब आती है, मोडाल्स के बाद जो वर्ब आती है वो भी बिना टू के आएगी, वो भी क्या आएगी? बिना टू के आएगी। अब हम ट्रिक नंबर थ्री की बात करते हैं। ट्रिक नंबर थ्री, अब ट्रिक नंबर थ्री क्या कहता है? इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है, सेम ही पैटर्न है। अब सेम पैटर्न क्या है? ये सेलेक्टेड सी वर्ब्स हैं, इनको आपने याद रखना है। लेट, बिड, हेल्प और मेक, ये चार ही हैं। लेट, बिड, हेल्प और मेक। ये वर्ब्स का क्या कहना है? ये कहती है कि हम में से अगर कोई भी वर्ब, अब देखो ध्यान दो, इसकी फॉर्म्स भी बनती है, इसकी V1 लेट, V2 और V3 भी लेट लेट लेट। इसकी बिड की बिड, सेकंड बेड, BADE, फिर बिडन, BIDDEN, फिर हेल्प तो HELPED, हेल्प, हेल्प सेकंड एंड थर्ड होगी। मेक की मेड, मेड सेकंड एंड थर्ड हो जाएगी। तो लेट 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 होता है बिड, बेड, बिडन, BIDDEN। इन सभी वर्ब्स का, चारों का ये कहना कि हमारी कोई भी फॉर्म, हम खुद फर्स्ट फॉर्म में चले जाएं किसी सेंटेंस में, या फिर हमारी कोई सेकंड, थर्ड, ING, SES फॉर्म चली जाए, तो दीज फोर वर्ब्स, इनमें से कोई भी हो, और जरूरी नहीं है चारों तो आएंगे नहीं जनरली, इन चारों में से कोई भी एक वर्ब, कोई भी सेंटेंस हो उसमें आ जाए, उसके बाद आगे अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आगे अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो उसके पहले टू का यूज, उसके पहले टू का यूज नहीं होगा। ये बात है सर। इनमें से कोई भी वर्ब आए, किसी भी फॉर्म में अपनी आई चारों में से, फिर आगे अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू नहीं लेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दे ऑलवेज लेट अस टू गो, she has
bidden you to work here. Next, they will help you to get out. I will make you to understand. Now in sentences में you have to understand कि सारे ही जो sentences हैं इनमें जो verb का selection रहा वो मैंने वही रखा है जो हमारे ऊपर verbs है। देखो let verb है, ये रही। उसके बाद bid, bid, bidden कोई भी फॉर्म मैंने बताया, ये रही। हेल्प की कोई भी फॉर्म आ गई, थर्ड भी सेकंड भी टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते, ये आ गई। मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स हो सकता था, ये आ गई। तो इन वर्ब के तुरंत बाद हो सकता है या एक दो वर्ड के बाद, इनके तुरंत बाद या एक दो वर्ड के बाद, इन सारी वर्ब के तुरंत या एक दो वर्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वो भी टू अपने पहले नहीं लेगी, यही एक कॉन्सेप्ट है। तो आप देखो, दे ऑलवेज लेट अस, ये आई, ये वर्ब आ गई इन चारों में से, लेट, बिड, मेक में से लेट आई। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आई, मैंने कहा ना तुरंत बाद ही आए अगला ही वर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूरी नहीं यहाँ आई, लेकिन इसने क्या गड़बड़ कर दी, इसने टू ले लिया और टू नहीं आना था, तो यहाँ ये गलती थी। उसके बाद आता शी हैज बिडन यू टू, तो बिडन भी इन्हीं में से एक वर्ब है, थर्ड फॉर्म है बिड की, तो फिर से क्या ले लिया इसने, टू ले लिया, तो ये भी गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब, उसके पहले टू नहीं आएगा। फिर दे विल हेल्प, हेल्प इनमें से आ गया। उसके बाद ये आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये टू नहीं, क्योंकि इन वर्ब के बाद टू की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बिना। फिर आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड, ये फिर से गलत हो गया, क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड और इन वर्ब्स के बाद फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू आती है। ये थी ट्रिक 3। और सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमने ट्रिक 1 सीखी। अब ट्रिक 1 क्या थी, ट्रिक 1 थी मोडाल्स के बाद V1 विदाउट टू, और उसके बाद ट्रिक नंबर 2 क्या थी, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जैसे फील था, टच था, सी था, हियर था, ये 5 हमारी जो भी होती है सिनोनिम भी इनके मोस्टली काउंट हो जाते हैं। इनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ट्रिक नंबर 3 अभी हमने लिखी है यहाँ पर, वो क्या कह रही है कि ये 4 वर्ब्स को याद रखो हमेशा, इनके बाद भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वो बिना टू क्या आएगी, टू नहीं लेगी। तो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2 और ट्रिक नंबर 3। अब आप सोचोगे सर ये तो दुनिया भर की ट्रिक हो गई, अब मसाले की बात आएगी, जितना मसाला हमने इकट्ठा किया वो सारा हमने सीखा था कि हम बात करेंगे आज कि कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आएगी और कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बिना आएगी। तो एग्जाम जितना ऑब्जर्वेशन हमने किया है उसमें ये ट्रिक हमें हमेशा एप्लीकेबल दिखी है। वो ये है कि अगर हम यहाँ की ट्रिक, अगर हम यहाँ वाली ट्रिक जिनमें हमने पता लगाया और सीखा, क्या सीखा कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ आएगी और टू नहीं लेगी, वो 3 सिचुएशन। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू नहीं लेगी, कब नहीं लेगी, मोडाल्स के बाद, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के बाद और 4 वर्ब लेट, बिड, मेक और हेल्प के बाद। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा किसी भी सिचुएशन में, इन तीनों ट्रिक्स के अलावा कोई भी सिचुएशन हो, आपको अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुननी पड़े कि भाई टू के साथ आएगी या टू के बिना, इसमें से और इसमें से चुनना पड़े, इन तीनों में से कोई हो तो V1, इन तीनों के अलावा जो भी सिचुएशन रही हो हमेशा टू के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी कि ये तीनों ट्रिक उधर का भी एरिया कवर कर गई आपका। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू इन तीनों में आएगी। इनके अलावा अगर कोई सिचुएशन हो, सेंटेंस हो कैसा सेंटेंस हो, जिसमें आपका कोई मॉडल ना आया हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आएगी। सेंटेंस हो, दूसरी ट्रिक क्या थी कि वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, अगर सेंसेशन बताने वाली ज्ञान इंद्रियों से संबंधित सी, स्मेल, नोटिस, टच ऐसी वर्ब हो तो उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के आएगी। यानी कि इन तीनों को अगर छोड़ दो आप,
तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा अपने पहले टू लेगी। सर समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ। तो भाई ये तो समझ आया होगा कि मोडाल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी बिना टू के। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन थी, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन क्या थी, ये रही वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन ये वर्ब मिल जाए, ये रे सेंटेंस, ये वर्ब मिल जाए तो इनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बिना टू के। ये बात क्लियर। फिर तीसरा क्या था, तीसरा तो सर ये वर्ब अगर आ जाए ना, ये इन चारों में से कोई, तो इनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के आएगी। ये बात क्लियर होगी सर, चलो बहुत बढ़िया बात है, ये बात क्लियर हुई। तो फिर हमने क्या सीखना था, फिर हमने सीखना था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव टू के साथ कब कब आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब कब आएगी। तो उन तीनों ट्रिक के अलावा सिचुएशन जो भी हो, टू के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसको समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखिएगा। शी wants you go there, I want them help me, we wanted work with you, you have wanted give them a new offer, they are always trying make you happy। अब इन सेंटेंसेस के अंदर आप अगर देखोगे, सीखने वाला ही जो पॉइंट है, जो सीखने वाला पॉइंट, जो सीखने वाली बात है, वो बहुत खुल करके आएगी। फर्स्ट फॉर्म हमने सीख ली, मोडाल्स वाली ट्रिक, वर्ब ऑफ सेंसेशन वाली ट्रिक, और लेट बिड मेक, ये जो चार वर्ब थे इनकी ट्रिक। V1 आएगी इन तीनों के साथ बिना टू के। लेकिन इन तीनों को छोड़ दिया जाए, अगर किसी सेंटेंस में मोडाल्स नहीं हो, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन नहीं हो, लेट बिड मेक और हेल्प भी ना हो, ना मोडाल्स हो, ना वर्ब्स ऑफ सेंसेशन हो, ना लेट बिड मेक और हेल्प हो, उस सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमेशा उसके पहले टू आएगा, ये कंपलसरी बात है। तो वो वाली जो ट्रिक थी हमारी, वो सब कुछ सोल्व कर गई। तो हमने सेंटेंस को पढ़ा, शी वॉन्ट्स, क्या वॉन्ट्स वर्ब मोडाल्स है नहीं, क्या वॉन्ट्स आपकी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, सी है, हियर है, लिसन है, टच है, ऐसा कुछ है ना, ये ऐसे भी नहीं। क्या ये लेट बिड मेक में से है, नहीं ना, ये लेट है ना ये बिड है, ये तो अलग ही वर्ब है। तो इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो हमेशा अपने साथ क्या लेगी, टू। ये इसमें गड़बड़ थी, यहां पर टू आना चाहिए था। शी वॉन्ट्स यू टू गो देयर, अगर शी वॉन्ट्स यू गो देयर होगा तो गलत है। अब आगे आते हैं। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, एस सी एस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने एक दूसरी वर्ब ले ली क्योंकि वांट जनरली आईएनजी में यूज नहीं होता, तो ये हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट की वर्ब भी ले ली। आईएनजी वाली वर्ब थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, एसईएस वाली वर्ब, सारी ही फॉर्म्स ले ली। और उनमें से जब भी वर्ब आती है, इन तीनों को अप्लाई ना किया जाए तो उसके बाद आई वॉन्ट देम। अब इनके बाद क्या आया, हेल्प। हेल्प क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर भी क्या आएगा, टू। क्यों, क्योंकि वॉन्ट एक ऐसी वर्ब थी, फर्स्ट फॉर्म थी, जो ना तो मोडाल है, ना ही वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, ना ही लेट बिड मेक हेल्प है। तो इसके बाद जो भी आएगी फर्स्ट फॉर्म टू के साथ आएगी। फिर वी वांटेड वर्क विद यू। अब वांटेड क्या हुआ, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई फर्स्ट फॉर्म थी, कोई एसएस फॉर्म थी। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहां पर भी टू हमेशा आएगा 100%। यू हैव वांटेड, यू हैव वांटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, इसके साथ भी टू आएगा हमेशा। दे आर ऑलवेज ट्राइंग, मेक क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके पहले भी टू आएगा।
मतलब ये हुआ कि जब भी आप सेंटेंस यूज कर रहे हो तो वर्ब की कोई भी फॉर्म है, शी प्लान्स, शी प्लान्स टू डू समथिंग। अब इसमें हमारे पास जो वर्ब है वो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके पहले टू आया, क्यों आया है? क्योंकि प्लान से कैसी वर्ब है, ना तो मोडाल है, प्लान्स तो कैन कुड में माइट विल वुड शुड नहीं है। प्लान जो है वो वर्ब ऑफ सेंसेशन सी हियर लिसन नहीं है। प्लान जो वर्ब है वो लेट बिट मेक हेल्प नहीं है। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं शी इज प्लानिंग, शी इज प्लानिंग, तो प्लानिंग इसी वर्ब की प्लान की आईएनजी फॉर्म है, तब भी हम टू डू ही लिखेंगे। अगर मैं लिखूं शी प्लान्ड, अगर लिख दिया शी प्लान्ड वी टू लिख दिया जाए सेकंड फॉर्म, तो भी टू डू, तब भी टू आएगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आएगी। तो कुल मिला के बात ये थी कि एग्जामिनर, क्या बात थी कि एग्जामिनर एग्जाम के अंदर हमसे पूछता है कि भाई बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू कब आएगा, और बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू कब नहीं आएगा। कब तो अकेली आएगी, अकेली बोले तो फैमिली के बिना, अरे टू के बिना भाई। कब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू को साथ में लेके चलेगी अपने पहले, कब बिना टू के आएगी? तो बहुत सिंपल ट्रिक थी। क्या थी वो ट्रिक भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब कब आएगी बिना टू के? अगर भाई साहब मोडाल आ जाए, कैन कुड में माइट आ जाए, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू को नहीं लेगी। दूसरी बात आई, दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर सी देखना, हियर सुनना, टच महसूस करना, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन 5 ऑर्गन्स हैं, उनसे रिलेटेड वर्ब आई, तो भी भाई साहब आपकी जो वर्ब है वो टू नहीं लेगी, खुली ऐसे ही घोड़े की तरह भाग के आ जाएगी बिना टू के। और थर्ड क्या वर्ब थी? थर्ड थी कि अगर लेट आ जाए या बिड आ जाए या मेक आ जाए या हेल्प आ जाए, ये चार वर्ब है, 40 नहीं है, 400 नहीं है, ये चार वर्ब्स है, ओनली 4 वर्ब्स। ये कहते कि हम आ जाएंगी तो हमारे बाद फर्स्ट फॉर्म को आना पड़ेगा, अपना जो श्रृंगार है ना, जो टू है, उसको छोड़ के आना पड़ेगा। तो ये तो वो सिचुएशन हुई जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू नहीं लेगी। फिर ट्रिक क्या हुई सर? ट्रिक ये हुई भाई साहब, इनके अलावा अगर कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू को साथ में लेके ही आएगी। यही था कट टू कट। देखो सारे हमने एग्जांपल करे, वांट्स, वांटेड, सब अलग अलग वर्ब ले ली, जो मर्जी सेंटेंस आप ले लो, मोडाल से फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन टू नहीं है। सी, हियर, जितनी भी आपकी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन आएंगी, टू नहीं लेगी वर्ब उनके बाद में। और ये लेट, बिड, मेक, हेल्प, ये आएंगे, इनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के अदरवाइज कहीं पर भी मिल जाए। बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ये पॉइंट। टू के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, खत्म। ये था आपका इन्फिनेटिव का चैप्टर जो हमने अभी खत्म कर लिया। सेकंड हमारे पास आता है जेरेंड, और ये जो भाई साहब है इससे क्वेश्चन नहीं आते। अगर मैं ऐसा कह भी दूं तो आप सभी बुद्धिजीवी हो, आपको पता लग जाएगा कि नहीं सर मजाक कर रहे हो, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो लगती है वर्ब जैसी, लेकिन ये वर्ब होता नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा सूट बूट डाल के रहते हैं, आपको लगेगा बहुत सुलझा हुआ इंसान है, जेंटलमैन है, बाद में पता लगता है ये तो आईएसआई का एजेंट था। ठीक है, बाद में पता लगता, फिर आप घूमते हो किराए पर रखने से पहले ना इसके सारे हमने सबूत ले लेने थे, आधार कार्ड और बांग्लादेशी आधार कार्ड से एंट्री कर गया, तब तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो भाई ध्यान दो, नहीं तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, और जिम्मेदारी आप ही की होगी और किसी की नहीं होगी। जेरेंड, जेरेंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जुड़ता है तो जेरेंड बन जाता। अच्छा जी, तो सेंटेंस आ गया, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इसका मतलब हमें समझ आ गया सर, ये रहा जेरेंड, ढूंढ निकाला हमने। अरे शिकारियों, ये नहीं है भाई, ये नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा जेरेंड कौन है? जेरेंड कौन है जब फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी जुड़ जाए। ये रही सर फर्स्ट फॉर्म। हमें क्या दिखता नहीं? स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, हमें क्या नहीं पता? भाई पता है, मेरे से ज्यादा ही पता, कम थोड़ी पता है आपको, पर ध्यान तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो जैसे ही सावधानी हटी वैसे ही दुर्घटना घटी। स्पीक में आईएनजी जोड़ने से स्पीकिंग बन गया, मैं मान गया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जेरेंड होती, मैं नहीं बताया, लेकिन यहां ये जेरेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आईएनजी वाला शब्द, जब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे और जो आईएनजी वाला शब्द बना है वो सेंटेंस में आए और वो काम करे, या तो सब्जेक्ट बन के काम करे या फिर ऑब्जेक्ट बन के काम करे, दोनों में से जनरली, तो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है लेकिन दोनों में जनरली यही बनता है ज्यादातर। अगर आईएनजी वाला शब्द वर्ब नहीं है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम अगर करेगा उसका नाम जेरेंड होगा। सर कुछ समझ नहीं आया? देखो भाई, अगर मैं लिखूं स्पीकिंग इज इजी,
तो मुझे बस ये जानना है कि स्पीकिंग इज इजी का मतलब यही तो है कि बोलना आसान है, यही है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है दैट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग सब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा, स्पीकिंग सब्जेक्ट हो गया, ठीक बात। इसका मतलब जब ING वाला शब्द सब्जेक्ट बन जाए तो उसका नाम क्या होगा? जेरंड। यहां पर जो स्पीकिंग है वो क्या है? जेरंड है। अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं, आई लव स्पीकिंग, तो भाई ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट, और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो स्पीकिंग है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब ये वाला स्पीकिंग हमारा क्या है? जेरंड। क्यों है? क्योंकि जब आईएनजी वाला वर्ड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बना करके आए, सब्जेक्ट बने सेंटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट बने सेंटेंस में, तब उसका नाम क्या होता है? जेरंड नाम होता है। सब्जेक्ट बने तब भी और ऑब्जेक्ट बने तब भी। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू हो गया कि जब मैं कह रहा था यहां पर तो ये क्यों नहीं है सर, तो समझो भाई ये क्यों नहीं है। देखो यहां काम क्या चल रहा है, आई क्या काम कर रहा है? बोलने का। सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, और ये क्या है? एक्शन। एक्शन को क्या कहते हैं? वर्ब। एक्शन। काम क्या हो रहा? बोलने का। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। इसका मतलब ये जो आईएनजी वाला स्पीकिंग यहां है, ये सब्जेक्ट तो आई है, ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश है, यानी कि ये ना तो सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये जो स्पीकिंग ना ही है सब्जेक्ट ना ही ऑब्जेक्ट, और ये वैसे भी एक्शन को शो कर रहा है। इसका डूअर भी हमारे पास है, करने वाला भी है, तो इसका मतलब हुआ ये वर्ब है। तो ये वर्ब हो गया तो इट कैन नॉट बी जेरंड, वो जेरंड नहीं हो सकता। जेरंड कब होगा सर? जब आईएनजी वाला शब्द वर्ब ना बने बल्कि सब्जेक्ट की जगह खुद आ जाए, जैसे स्पीकिंग आ रखा, या ऑब्जेक्ट की जगह खुद आ, जैसे इंग्लिश था ऑब्जेक्ट लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट कौन हो गया है? स्पीकिंग। तो जब आईएनजी वाला शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कुछ भी होने का काम करता है, बनने का काम करता है, तब हम उसे कहते हैं कि ये जेरंड है। अच्छा सर, और एग्जाम्पल हो जाए? ये लो भाई जितने मर्जी एग्जाम्पल। अब देखो, अगर हम कहें बर्निंग इज अ प्रोसेस, बर्निंग इज अ प्रोसेस, हम कंपेयर कर लेते हैं। बर्निंग इज अ प्रोसेस को हम आई एम बर्निंग द शीट्स ऑफ पेपर, आई एम बर्निंग द शीट्स ऑफ पेपर, इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। दे हैव अ बर्निंग क्वेश्चन, ये भी आ गया जी। और कर लेते हैं, शी हैज अ बर्निंग सेंसेशन इन हर टीथ। अब इन सभी सेंटेंसेस में देखो आप ध्यान से, इन सभी सेंटेंसेस में बर्निंग यहां पर क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं? आईएनजी वाला शब्द सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने तो क्या कहते हैं? जेरंड। तो यहां जेरंड हो गया। आई एम बर्निंग द शीट्स ऑफ पेपर, अब यहां एक्शन क्या हो रहा? काम क्या हो रहा? मैं जला रहा हूं, जलाने का काम, यानी कि ये यहां पर क्या है? आईएनजी में बर्निंग वर्ब है, यानी कि जेरंड नहीं है। दे हैव अ बर्निंग क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसा है? गुड क्वेश्चन, बैड क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये क्या बता रहा है? क्वेश्चन एक नाउन है, इट्स ए नेमिंग वर्ड, इसके बारे में कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? जो एडजेक्टिव होता है उसका धर्म है नाउन और प्रोनाउंस या नाउन इक्विवेलेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, अच्छी बुरी। तो इसने नाउन के बारे में बताया, बर्निंग ने, तो बर्निंग क्या हुआ? आईएनजी वाला शब्द। सर अभी तो वो बोल रहे थे, कभी जेरंड बोल रहे थे, कभी सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट। हम शक्ल से डील नहीं करते, हम किसी बुक को जज नहीं करते। वी ऑलवेज से डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यही तो बात है, आप किसी की अपीयरेंस से मत जज करो कि भाई ये नहीं, ये तो भाई नहीं, बेकार आदमी है, अच्छा इसके कपड़े ठीक नहीं। अरे भाई पता नहीं है, वो आपके काम आ जाए, पता नहीं वो जानबूझ के ऐसे कपड़ों में आए, पता नहीं जानबूझ के आपको दिखा रहा है। जनरली हम ये मान लेते हैं अरे मुझे पता है, यही सीखने की गड़बड़ हो जाती है। जब आपने कहा ना आई नो ऑलरेडी, अच्छा
अब आप पे फुल स्टॉप लग गया, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग न्यू। जब आप दुनिया का ज्ञान लेना चाहते हो तो आपको बेवकूफ बनना पड़ेगा, खुद से खुद को बनाना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा मैं मूर्ख हूं, ऐसा बोलना पड़ेगा, तभी आपके अंदर अहम नहीं आएगा, तभी ईगोइस्टिक नहीं बनोगे, तभी आप डाउन टू अर्थ रहोगे और चीजों को एक्सेप्ट करोगे, सीखोगे। अगर आपने बोले मुझे तो आता है भाई, ये मुझे सिखा रहा है, मैं पहले से जानता हूं", आप नहीं सीख सकते। अब आपको एक्सेप्टिंग नेचर लाना पड़ेगा अपने अंदर कि हाँ भाई जो भी है आता होगा तो ठीक, नहीं तो सीख लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यही जो आईएनजी वाला शब्द है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हो आप, तो इससे कितने फंक्शन निकलते हैं वो देखते हैं। कभी तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनता है आईएनजी वाला शब्द, कभी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है आईएनजी वाला शब्द, कभी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव यानी नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताता है आईएनजी वाला शब्द, कभी कभी वर्ब का काम भी करता है, एक्शन बताता है आईएनजी वाला शब्द। तो यही जो हमारा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ना, ये वाला जो हिस्सा है, यही हिस्सा सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, एडजेक्टिव भी और वर्ब भी है, ये चारों चीजें हैं। अब इसके फंक्शन को आपको समझना पड़ता है। अगर मैं कहूं बर्निंग इज अ प्रोसेस, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, बर्निंग है, ये भी आईएनजी में। आईएनजी वाला शब्द जब सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने तब उसका नाम होता है जेरंड, ये रहा जेरंड। तो यहाँ ये जो बर्निंग है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि भाई आईएनजी वाला शब्द है, बट ये जेरंड है, ये एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब नहीं। और समझो अब जब मैंने कहा आई एम बर्निंग द शीट्स, तो यहाँ मैं काम क्या कर रहा हूँ, एक्शन क्या हो रहा है, बर्निंग। तो जब वर्ब का काम करता है आईएनजी वाला हिस्सा, जब वर्ब का काम करता है तब हम इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब ये एडजेक्टिव का काम करे कौन, आईएनजी वाला, तब भी हम इसका नाम रखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे इसमें थर्ड वाले में दे हैव अ बर्निंग क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा है उनके पास, बर्निंग क्वेश्चन है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बर्निंग क्वेश्चन क्या था, हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ दिल्ली, तो अभी तो राज खुल ही चुका है। तो भाई तब तक वो बर्निंग क्वेश्चन था, अभी भी बहुत सारे बर्निंग क्वेश्चन है पॉलिटिकली इंडिया के अंदर, बट ये एक बर्निंग क्वेश्चन था। तो बर्निंग शब्द ने, इस वर्ड ने क्वेश्चन के बारे में, ये जो क्वेश्चन वर्ड था इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, इसको डिस्क्राइब किया, तो हम इसे एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। तो आईएनजी वाला शब्द सेंटेंस में 4 डिफरेंट एक्शंस कर सकता है। इट कैन बी अ सब्जेक्ट, कैन वर्क एज एन ऑब्जेक्ट, कैन बी डिफाइंड एज एन एडजेक्टिव और कैन फंक्शन लाइक अ वर्ब। तो ये सारे ही, ये चारों के चारों आईएनजी वाले फंक्शन, वर्ड के फंक्शन हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इसको हम यहां ऐसे लिखें कि जेरेंड, अगर ऐसे समझ लिया जाए, जेरेंड वर्सेस जेरेंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, तो हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। जेरेंड क्या है, जेरेंड क्या है, जेरेंड है V1 प्लस ING, ओके जी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या है, V1 प्लस ING, ठीक है जी। फिर फर्क क्या है, ये कहता है कि मैं सेंटेंस में जब भी आता हूं तो या तो सब्जेक्ट बनता हूं या फिर मैं ऑब्जेक्ट बनता हूं। और ये कहता है कि मैं सेंटेंस में जब भी आता हूं तो मैं या तो एडजेक्टिव का काम करूंगा या फिर मैं वर्ब, एक्शन, काम, क्रिया का काम करूंगा, ये बता। तो इनको जब हम समझते हैं तो देखिएगा, हमने जैसे सेंटेंस लिया था, दे आर स्पीकिंग, ये इधर वाले में लेते हैं, स्पीकिंग इज नॉट डिफिकल्ट, एक ये हुआ। ये स्पीकिंग शब्द यहां पर क्या बना हुआ है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है। तो जब आईएनजी वाला शब्द सब्जेक्ट बनता है तो उसका नाम क्या होता है, जेरेंड। तो यहां ये जेरेंड हो गया, ठीक बात। आई
लव स्पीकिंग। इस सेंटेंस के अंदर ये आईएनजी वाला शब्द ऑब्जेक्ट है। आईएनजी वाला शब्द जब ऑब्जेक्ट का काम करे तब भी इसका नाम क्या होता है? जेरेंड। तो यहाँ ये जेरेंड हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पर आई हैव अ, अगर मैं कहूं आई हैव अ गुड डिक्शनरी, और अगर मैं कहूं आई हैव अ गुड डिक्शनरी, और अगर इसको लिख दिया जाए आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। देखो, अब इस वर्ड को अगर मैं देखूं तो ये क्वालिटी बता रहा, आई हैव अ गुड डिक्शनरी, मेरे पास डिक्शनरी कैसी है? अच्छी है। अगर मैं इसको काट दूं और यहां पे मैं लिख दूं मेरे पास एक डिक्शनरी है बोलने वाली डिक्शनरी, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? आई हैव अ स्पीकिंग डिक्शनरी। अब डिक्शनरी की क्वालिटी किसने बता दी? स्पीकिंग वर्ड ने। लेकिन स्पीकिंग वर्ड जो है वो आईएनजी में है, तो आईएनजी वाला शब्द एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। यहां स्पीकिंग क्या है? एडजेक्टिव। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां जो ये स्पीकिंग है ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के रूप में जो आईएनजी वाला शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यही सेंटेंस हम ले लेते हैं, एम आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ये वर्ड यहां पर है वर्ब, क्योंकि एक्शन दिखा रहा है। यहां पर जो वर्ब है, वर्ब भी क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी, क्योंकि एडजेक्टिव भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो जब एडजेक्टिव का काम करे आईएनजी वाला शब्द, या वर्ब का काम करे आईएनजी में, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन वही आईएनजी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो हम उसे क्या कहते हैं? जेरेंड। तो ये तो दोनों में कंपैरिजन आपको मुझे बताना था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कब समझेंगे कि भाई जेरेंड क्या है एक्चुअल में। जेरेंड कहाँ कहाँ लगता है? कहाँ कहाँ लगता है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कब कब आएगा, यानी कि कब कब फर्स्ट फॉर्म लगाना गलत हो जाएगा, सेकंड फॉर्म गलत हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगाना भी गलत हो जाएगा। और एस वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना भी गलत हो जाएगा। केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही सही होगा, वो हम सीखेंगे जेरेंड के अंदर, और बाकी बचा हुआ वो पॉइंट हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर ही सीखेंगे। तो आशा करते हैं कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हैं और आप रेगुलरली यूसीआई कराला लाइव को वॉच कर रहे हैं। हर वीडियो पर आप कमेंट भी कर रहे होंगे, आपने चैनल तो सब्सक्राइब अभी तक कर ही लिया होगा, कमेंट हमारे पास आते हैं आपके। तो इसी एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहां तक आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।